वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी CBT1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 13/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 13/1/2021 के शिफ्ट 2 के मैथ के प्रश्नों के देखेंगे। बाकी जो आपका यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का जो है वास्तविक मूल्य कितना होता है, खुद में 100% होता है। किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य खुद में 100% होता है। तो यहाँ पर पहले बोला गया कि 100% के सामान को 15% कम मूल्य में खरीदा गया, यानी कि 100 - 15 करेंगे तो उसे कितने में खरीदा गया, 85% में खरीदा गया। लेकिन जब उस रमेश ही उस वस्तु को बेचने के लिए जाता है तो 100% वाले वस्तु को कितने प्रतिशत के छूट पर, यानी कि कितने प्रतिशत अधिक पर जो है बेच देता है। तो 100% के सामान को 10% अधिक, यानी कि 110% में बेच देता है। तो यहाँ पर से 85% में उसने खरीदा था और बेचा कितने, 110% में बेचा। तो यहाँ पर जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 25%। कितने में, 85 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से 5 × 5 = 25 बटा नीचे 17, आपका कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर से आपका 17 दूनी 34, आपका 16 बचेगा। तो 17 × 151, यानी कि 29 दशमलव आपका समथिंग आएगा, यानी कि 29.41% आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1000 लड़के और 600 लड़कियाँ एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लड़की की संख्या कितनी दी गई है, तो 1000 यानी कि 1000 दी गई है। और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 600 दी गई है। तो इनका पहले क्या करेंगे, अनुपात यानी कि रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 200 से काटेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, ये आपका 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से बोला गया है कि कुल लड़के का 40% क्या करते हैं, उत्तीर्ण करते हैं। तो कहीं भी लड़के की संख्या हो या फिर लड़कियों की संख्या हो, खुद में जो है कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो 100% में से 40% लड़के ने उत्तीर्ण हो गए तो कितना फेल हो गया, तो 100 - 40 यानी कि 60% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। फिर जो है 100 में से 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो 100 - 35 करेंगे, यानी कि आपका जो है 65% लड़कियां जो है क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। हमें क्या चाहिए, ओवरऑल जो है फेल स्टूडेंट का प्रतिशत चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 60 × 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 300 प्लस 65 दिया करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 195। ओवरऑल परसेंट हमें चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेशियो यानी कि अनुपात में बॉयज और गर्ल्स का था उनका योग करके यहाँ पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5 × 3 = 8। हल कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका होगा 5 9 3 1 4 बटा 8%। 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा 8 × 6 = 48, 1 7 बचा तो 8 × 8 = 64, 6 तो फिर 8 × 8 = 64, यानी कि 61.88% छात्र क्या हुए, फेल हो गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। तो उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात यानी कि रेशियो निकाल लेंगे। तो अनुपात यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 2 0 2 0, पहले दोनों में से कट जाएगा।
25 से कट रहा है तो यहाँ पर काट के देख लेंगे आपका 25 25 सत्ते 175 तो 70 बार में ये आपका कितने बार में चला जाएगा 25 1 0 25 25 125। आपका यहाँ पर से 5 से कट रहा है तो ये आपका 5 से कट रहा है तो यहाँ पर 5 से 7 से भी कट रहा है तो 7 से काट लेते हैं तो 7 दही यहाँ पर 70 7 1 7 25 35 और यहाँ पर से 5 से तो 2 बार में 3 बार में, यानी कि 2 यूनिट का कोई जनसंख्या जो है 5 वर्षों में कितना हो गया 3 यूनिट हो गया। यानी कि कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है 1 यूनिट की, कितने में 2 पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 50% आएगा। यानी कि इन सालों में जनसंख्या में जो है कितने की वृद्धि हो गई 50% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो टोटल वृद्धि कितना हुआ 50%। तो क्या करेंगे टोटल समय से भाग कर देंगे तो आपका औसत प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा, यानी कि 1 साल का वृद्धि आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा 5 से 50 काटेंगे तो 10% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीचे की दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों का माध्य आयु ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आयु दी गई है और छात्रों की संख्या दी गई है, सामना सामनी यहाँ पर क्या करेंगे गुना करके सभी का पहले क्या कर लेंगे छात्रों का उम्र का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा पहले 15 तिया 45, फिर यहाँ पर से आपका हो जाएगा 16 8 128, 17 दही आपका कितना हो जाएगा 170, 18 दही आपका 180, 19 25 आपका कितना हो जाएगा 95 और 20 चौ कितना हो जाएगा 80 बटा सभी को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 5 10 8 18, हाथ में 1 4 2 6 7 6 13 13 और 8 21 9 30 8 38 1 39, तो हाथ में 3 यहाँ पर 3 और 3 कितना हो गया 6 बटा क्या करेंगे टोटल छात्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल छात्र यहाँ पर जो है कितने दिए गए हैं 40 छात्र है तो क्या करेंगे 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा, यानी कि माध्य आयु आ जाएगी छात्रों की। तो यहाँ पर 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 1 आपका कितना बचा यहाँ पर से 29, तो 4 सत्ते 28 यानी कि 17 दशमलव समथिंग आएगा, यानी कि 17.45 आपका क्या आएगा औसत आयु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो k का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर ये जो है इनका क्या दिया गया माध्य दिया गया है। तो अगर माध्य दिया गया है तो अगर टोटल फ्रीक्वेंसी का माध्य से गुना कर दे तो क्या निकल जाएगा टोटल यहाँ पर संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल पहले फ्रीक्वेंसी यहाँ पर से आपका कितना है तो 6 6 12 12 5 17 17 10 27 प्लस के, यानी कि 27 प्लस के टोटल क्या एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी और उनका माध्य कितना है 15। तो हल करेंगे टोटल योग निकल जाएगा। अब क्या करेंगे टोटल योग निकालने के लिए इधर से सामना सामनी पहले गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे फिर उनका योग निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 6 5 30 प्लस 10 इंटू के यानी कि 10 के प्लस आपका 15 6 कितना हो जाएगा 90 प्लस 20 दें आपका कितना होगा 200 प्लस 25 25 कितना होगा 125। इधर भी आपके क्या है कुल फ्रीक्वेंसी का योग है, इधर भी आपका कुल फ्रीक्वेंसी का क्या है योग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे टोटल यहाँ पर क्या कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 के प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पर 5 तो नहीं आएगा, यहाँ पर से आपका कितना आना चाहिए ये 2 के नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है क्या थे के थे सिर्फ। तो आपका यहाँ पर 6 6 12 12 5 17 10 27 होगा, सॉरी क्योंकि के प्लस 27 टोटल फ्रीक्वेंसी हमें निकालना तो क्या होगा के प्लस 27 होगा ये के, और यहाँ पर 6 6 12 5 17 10 27 सही होगा, सही है ये आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 के प्लस 15 इंटू 27 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 15 सत्ते 75 से यानी कि 405 बराबर आपके इधर हो जाएंगे 9 3 12 120 320 420 445। तो 445 प्लस कितना हो जाएगा 10 के को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा आपका 5 के बराबर 405 को उधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 40। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर a साइन थीटा है, y बराबर b टेन थीटा है, तो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसे मैं एक पहले बेसिक से बता देता हूँ, फिर इसे मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा। तो यहाँ पर जो एक्स बाई ए इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है, एक्स बाई ए बराबर क्या है साइन थीटा। तो हमें जो है क्या चाहिए, ए बाई एक्स का वैल्यू चाहिए, यानी कि ए बाई एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं कॉसेक थीटा आपका होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यानी कि इधर होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर होना चाहिए ना, यानी कि आपका इधर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर इधर आपका क्या गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा 1/10, यानी कि कॉट का क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा किसका बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से इसका जो है वैल्यू कितना था, यहाँ पर इसका वैल्यू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा था, और इसका वैल्यू जो है कितना आया था कॉट स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है आपका माइनस। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है किसके बी सी के, डी ई पैरेलल किसके बी सी के। तो यहाँ पर क्या दिए गए, अब लंबाई दिए गए किसके दिए गए ई डी की कितनी लंबाई दी गई है x, डी बी की कितनी दी गई है x माइनस 2, कितनी x माइनस 2, फिर आपकी ए ई की कितनी दी गई है x प्लस 2 दी गई है, और ई सी की जो है कितनी दी गई है यहाँ पर से x माइनस 1 दिया गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डी ई पैरेलल क्या है बी सी के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल डी है और ये जो एंगल बी है वो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल ई है यहाँ पर, ये एंगल ई है और ये एंगल सी है, ये भी क्या हो जाएंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन सिमिलर है। और आपका यहाँ पर से ट्रायंगल ए ई डी में भी और ट्रायंगल ए सी बी में ये जो एंगल है एंगल ए है, दोनों में क्या है सेम है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आपका ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे किससे, एंगल से। तो अगर यहाँ पर सिमिलर हो गए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर आपके किसके होगा ए ई बटा ई सी के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो ए डी कितना x है, तो x बटा डी बी कितना x माइनस 2 बराबर ए ई आपका कितना है x प्लस 2 और ई सी कितना है x माइनस 1 है। तो आप क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, दोनों कट जाएगा। तो एक्स का बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के ऐसे शून्यक है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि के का धनात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये जो होता है वो असल में आपका क्या होता है सम ऑफ रूट होता है। क्या होते हैं सम ऑफ रूट्स होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा होते हैं, और अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। और ये जो आपका होता है वो असल में क्या होते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं। क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं। और ये जो असल में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बाई ए होता है। ये मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा का जो है आपका वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका यहाँ पर से माइनस बी बाई ए। तो ये 4 क्या है बी है, के क्या है ए है, तो कितना हो जाएगा -4 बाई के। फिर से आपका यहाँ पर से जो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा सी कितना है 4,
ए कितना है के है, तो ये आपका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 24 है। तो इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 24 है। तो यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा का जो है वैल्यू कितना है -4/k है। तो यहाँ पर क्या करेंगे -4/k का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा स्क्वायर करने पर 4 चक 16/k² माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4/k। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4/k वैल्यू पुट कर देंगे बराबर आपका कितना हो जाएगा 24। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा, यहाँ पर से क्या करेंगे के स्क्वायर, यहाँ पर से आपका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 16 माइनस आपका यहाँ पर से हो जाएगा 4 दूनी 8 के बराबर आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर से 8 हमें ऊपर में कॉमन दिख रहा है तो क्या करेंगे काट लेंगे, 8 से ये चला गया, 8 से ये 2 बार में चला जाएगा, 8 से ये 3 बार में चला जाएगा। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3k² क्या आपका हो गया 3k² प्लस के माइनस आपका कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। तो यहाँ पर से आपका क्या बन गया एक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं के का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के अगर ये जो है मिडिल टर्म स्प्लिट पे इसे तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि +3 आपका कितना होगा +3 माइनस 2 यानी कि इस तरीके से कि 3k² प्लस पर कितना हो जाएगा 3k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर से k का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, एक तो आपका k का वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो +2/3 आएगा और एक आपका कितना आ जाएगा -1 आएगा। तो k का वैल्यू यहाँ पर बोल दिया गया कि धनात्मक मान है यानी कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पर -1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो k का वैल्यू कितना होगा 2/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट तरीका कोई भी नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, ये जो आपका बेसिक तरीका उसी तरीके से आप बेहतर से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है लड़कों यानी कि लड़कों की संख्या बॉयज बी मान लेते हैं इंटू का 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 3/20 यानी कि लड़के का 3/20 लड़की का जी से डिनोट कर देते हैं, टोटल लड़कियों की संख्या जी, उनका जो है लड़कियों की संख्या का 1/3 क्या है आपस में बराबर है। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से बॉयज और गर्ल्स का जो है फ्रैक्शन में वैल्यू 20/9 आएगा यानी कि अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा 20:9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स का मान हुआ यक्स का हुआ मान ज्ञात कीजिए, ये जो है व्यंजक है और इसका जो है मान जो है क्या है एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि ये जो यहाँ पर सारी संख्या दी गई है ये असल में क्या है एक पूर्ण वर्ग बनाती है। तो यहाँ पर यक्स का क्या वैल्यू पुट करे कि यह एक पूर्ण वर्ग बना जाए। तो यहाँ पर जब 12.95 को यहाँ पर क्या कर लेते हैं ए मान लेते, मैं आपको ये समझाने के लिए ए मान रहा हूँ तो इसे ए मान लेते। तो 12.95 ये भी आपका क्या होगा ए होगा, ए भी आपका क्या है ए है। 0.03 को क्या मान लेते कुछ समय के लिए बी, ये आपका कितना है बी। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है a इंटू ए यानी कि a² प्लस यहाँ पर क्या है a है फिलहाल, प्लस इधर में आपका क्या है b इंटू बी यानी कि b²। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2ab लेकर चले आए तो यहाँ पर से आपका क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले से क्या दिया गया है, यहाँ पर से अब तक में ये जो है यहाँ पर पहले से क्या दे दिया गया है a दे दिया गया है, यानी कि यक्स का वैल्यू क्या है 2 इंटू बी है, यक्स का वैल्यू क्या है 2 इंटू बी, यानी कि यक्स का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 2 इंटू बी करेंगे। तो 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 0 यानी कि 0.03 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 0.06 आपका यक्स का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी इसे जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है, सी और ए जो है 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को जो है कितने दिनों में अकेले पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है अकेला। तो यहाँ पर जो है तीनों मिलकर
तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी जो है कितने दिनों में कार्य को कर सकते हैं, तो 10 दिन में। बी और सी जो है कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिन में। और सी और ए जो है कितने दिनों में, 30 दिन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का, 30 का और 20 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 को 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3, 60 को 30 से भाग करेंगे तो 2। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गई कि ए और बी की कार्य क्षमता 6 है, बी और सी की 3 है, सी और ए की 2 है। तो यहाँ पर से जो है, यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 2A है, 2B है, 2C है, यानी कि ये जो है 2B 2B यानी 2A 2C की कार्य क्षमता है। इस तरीके से आपका 2A + B + C इस तरीके से कार्य क्षमता, टोटल कार्य क्षमता कितना है, 6 3 9 2 11। यानी कि A + B + C की कार्य क्षमता जो है कितनी है, तो 11/2 है। तो हमें क्या निकालना है, समय। समय निकालने का मैं फार्मूला पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये जो आपका एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क। तो करना कितना काम है, 60। कितने की कार्य क्षमता से करेंगे, 11/2 से हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120/11। पूर्णांक में हमें चाहिए आंसर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से पूर्णांक में नहीं चाहिए, पूर्णांक में नहीं है क्योंकि 120/11 ही आंसर है। यानी कि आपके जो है तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 120/11 दिनों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें 0.868 और यहाँ पर भी 0.868 दिख रहे हैं। तो इन दोनों में से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कॉमन ले सकते हैं। यानी कि 0.868 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में आपका क्या बचेगा, 0.237 + 0.763 बचेंगे। बटा नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, 0.7, यहाँ पर भी 0.7 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर में आपका क्या बचेगा, 0.936 + 0.064 बचेंगे। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका कितना आता है, 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आता है, 1। तो आपका यहाँ इन दोनों का 1 आ रहा है, तो या तो काट सकते हैं या फिर गुना भी करेंगे तो वापस आपका जितनी संख्या उतनी ही रहेगी। तो आपका यहाँ पर से बचेगा कितना, यहाँ पर से आपका 0.868 बटा कितना बचेगा, 0.7 बचेगा। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो 8 के बाद ये पॉइंट चला जाएगा। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 बचा तो 7 दूनी 14 और 2 बचा तो 7 चौक 28, यानी कि 1.24 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कार ए जो है कार बी से 2 गुना तेज है, कार बी कार सी से 3 गुना तेज है। तो सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में बी कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए बी सी, ए जो है बोला गया कि कार ए जो है बी से 2 गुना है, यानी कि अगर बी की चाल 1 है तो ए की कितनी है, उससे 2 गुनी यानी कि 2 है। फिर बोला गया कि बी जो है सी से 3 गुना है, यानी कि बी सी की अगर चाल 1 है तो बी की कितनी है, 3 है। हमें क्या करना है, बी को बराबर करना है। तो जो ब्लैंक स्पेस है उसे क्या करेंगे, बगल में जो वाली संख्या उससे भर देंगे। ऊपर नीचे नहीं देखना, बगल में। तो बगल में 1 है तो यहाँ पर 1, बगल में 3 है तो यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो निश्चित अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 3 अनुपात 1। तो ये आपका क्या आ गया, स्पीड यानी कि चाल का अनुपात आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, समय का अनुपात चाहिए। तो समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें ए का समय निकालना है तो 6 को हटाएंगे, 3 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 3। फिर बी का चाहिए तो 3 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 1 तो 6। सी का चाहिए तो 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18। तो यहाँ पर कट रहा है तो काट लेंगे 3 से, ये 2 बार में, ये कितने बार में, 6 बार में। तो कितना हो जाएगा अनुपात, 1:2:6। ये आपका क्या है, समय का अनुपात है। तो यहाँ पर बोला गया कि सी जो है 60 मिनट समय लेता है काम को करने में। तो यहाँ पर जो है यूनिट में वैल्यू कितना है, यूनिट में जो है सी जो है 6 यूनिट समय लेता है। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, तो 60 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 मिनट। तो हमें क्या चाहिए, बी का समय चाहिए। तो बी कितना समय लेता है, 2 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मिनट। यानी कि बी जो है अकेले कार्य करने यानी कि किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14।
यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है तो ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मैंने एक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फुल फ्लेज वीडियो डाल कर रखा है। मैंने वहाँ पर रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का काफ़ी बेहतर तरीके से बता रखा है पहले ही। तो अगर आपको रेशियो से निकालना नहीं आता है तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, आप आसानी से फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि 2 साल का यानी कि 2 ईयर्स का जो है रेशियो कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो 2:1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8,000 का 5% निकालेंगे। तो 8,000 का 5% कितना हो जाता है, 10%, 800, 5% 400। फिर क्या करेंगे, 400 का भी 5% निकालेंगे। तो 400 का 5% कितना होता है, 10%, 40, 5% 20। अब क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे, गुना करके जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो 400 दूनी कितना होता है, 800, प्लस क्या करेंगे 20 × 1 तो 20। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 820 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या से 6 गुना के बराबर हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि एक संख्या का यानी कि मान लेते पहली संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपकी कितनी हो जाएगी, 4 से तो 8 कट रहा है तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का वैल्यू यूनिट में कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि पहली संख्या 3 यूनिट है और दूसरी संख्या 2 यूनिट है। फिर यहाँ पर बोला गया कि पहली संख्या में जब 3 जोड़ा जाता है, तो इसे जो आगे कन्फ्यूजन ना हो हल करने में, तो इसलिए जो हम लोग इसे 3a और इसे 2a मान लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पहली संख्या में 30 जोड़ने पर यानी कि 3a में कितना जोड़ने पर, 30 जोड़ने पर, और तथा तो ये दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर हो जाता है। तो दूसरी संख्या कितना है, 2a, कितने के बराबर, 6 गुना के आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9a बराबर कितना होगा, 30। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10/3। पूछा क्या जा रहा, पहली संख्या का वैल्यू यहाँ पर कितना था, 3a। तो अगर a का वैल्यू 10/3 है तो 3a का वैल्यू निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 3 3 चला गया, यानी कि पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 10। कितनी है, 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर जो है इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है इतना निकालने का एक जो है डायरेक्ट तरीका होता है। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, इसे जो है कुछ समय के लिए a मान लीजिए, a b मान लीजिए। तो जब आपका a - b a + b प्लस a + b बाई a - b दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसका हल करने का तरीका होता है 2 × a² + b² बटा a² - b²। ये आप बोल सकते हैं ट्रिक है या फिर फार्मूला भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से याद रखना चाहे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, √3। तो पहले 2 × a का वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। b का वैल्यू कितना है, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा तो √3 का स्क्वायर तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतने का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्लस इसका भी उसी तरीके से 2 का स्क्वायर यहाँ पर से आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 बटा नीचे आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 2 से 2 आपका यहाँ पर चला गया तो कितना आ जाएगा ऊपर, 3 1 4 प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे 1, यानी कि सिंगल डिजिट में वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 4 में से 3 गया 1, 1 में से 2 से गुना करेंगे 4, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या था प्लस, क्योंकि मैंने प्लस बताया था यहाँ पर, तो प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 दूनी 14। तो 14 4 आपका आंसर कितना आ जाता है, 18। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरे को जोड़कर एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
यानी कि मैं यहाँ पर जो आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको से कहा क्या जा रहा है, तो थोड़ा आपका समय लगेगा यहाँ पर। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं यहाँ पर ये आपका पहला घन बन रहा है। अब क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे किसको, दूसरे वाले घन को। तो यहाँ पर से ये आपका क्या बन गया, दो घन बन गया। तो मान लेते कि ये ए नंबर का घन है, ये बी नंबर का घन है। तो यहाँ पर से हमें क्या देखने को मिला कि जब दो घन आपस में मिला दिए जाते हैं, जब दो घन आपस में मिला दिए जाते हैं तो इसका जो 6 साइड है, यानी कि इधर साइड क्यूब के जो है कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। तो यहाँ पर अगर जो है ये जो इधर जो दो साइड था वो आपस में क्या हुए, चिपक गए, आपस में क्या हो गए, चिपक गए। यानी कि ये दोनों साइड का, दोनों इस घन के ये साइड का एरिया क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। यानी कि कितने साइड बचेंगे, पहले वाले घन में 5 साइड बचेंगे, इधर भी टोटल कितने साइड बचेंगे, 5 साइड बचेंगे। यानी कि इसके 5 साइड का एरिया चाहिए और इसके 5 साइड का एरिया चाहिए। तो टोटल जो है कितना एरिया चाहिए, हमें 10 साइड का एरिया चाहिए। कितने का, 10 साइड का एरिया चाहिए। तो अगर हमें 10 साइड का एरिया चाहिए तो एक साइड जो है कैसा होता है, वर्गाकार आकार का होता है। तो अगर एक साइड के भुजा की लंबाई जो है कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर अगर दी गई है तो एक जो है साइड का जो है एरिया कितना हो जाएगा, 10 दहें 100 हो जाएगा। क्योंकि वर्ग के एरिया का फार्मूला साइड स्क्वायर होता है, तो यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, 10 दहें 100। और हमें कितना चाहिए, 10 साइड का एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल एरिया इस घन आपका, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अंदर में आपका क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपका प्लस में आपका अंतिम में क्या बच जाएगा, 11 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या हो जाता है आपका, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई आपका क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का ये फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि टोटल कितनी संख्या है। तो संख्या कितनी होगी, जो अंतिम तक है वो, यानी कि 11 टोटल संख्या है। तो n का वैल्यू यहाँ पर 11 होगा। तो अब क्या करेंगे, हल कर ले देते हैं यहाँ पर से। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 11 इंटू 11 1 12 प्लस 11 दूनी 22 कितना हो जाएगा, 23। ये सॉरी ये प्लस नहीं इंटू में, बटा कितना हो जाएगा, 6। हल करेंगे तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो गुना करने पर आपका कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 और 46 इंटू 11, 46 इंटू 11 तो आपका हो जाएगा 46 इंटू 11 460 और 46 506। 506 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौक 24 5 चौक 20, यानी कि 20 24 आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान जो है 3/4 बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि भिन्न के अंश में, तो अंश और हर, अंश को क्या मान लिया x और हर को क्या मान लिया y। तो बोला गया कि भिन्न के अंश में जब 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान जो है क्या हो जाता है, 3/4 बढ़ जाता है। यानी कि पहले जो है कितना था, x प्लस वाई था वैल्यू, यानी कि भिन्न जो है कितना था, x बाई वाई, उसमें क्या हो जाता है, x बाई वाई का 3/4 बढ़ जाता है। यानी कि 3x प्लस क्या हो जाता है आपका 4y हो जाता है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हल करेंगे आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 6 बाई वाई बराबर आपका यहाँ पर से 4y, 4x 4 3 कितना हो जाएगा 7x, या y से y चला गया, आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 4x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर से जो है आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 चौक 24 होगा ये आपका, क्योंकि 4x 6 चौक कितना आ जाएगा 24। हल करेंगे तो 7x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 3x बराबर कितना होगा 24। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8।
तो x का वैल्यू कितना आएगा 8, यानी कि अंश जो है कितना 8 है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हर पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो आपका हर नहीं होगा क्या होगा, ये आपका अंश होगा, क्या होगा अंश होगा, यानी कि अंश पूछा जा रहा है। तो अंश कितना आएगा 8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल जो है खुद में जो है कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, यानी कि हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि प्रति साल जो है ब्याज कितना लगता है, 8% ब्याज लगता है, और कितने समय तक ब्याज लगता है, तो 5 सालों तक ब्याज लगता है। तो टोटल जो है अगर एक साल में 8% ब्याज लगता है तो 5 सालों में टोटल ब्याज कितना लग जाएगा आपका 8 25 40% टोटल ब्याज लगेगा, और 40% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है ब्याज के रूप में 6400 रुपया दिया गया है। हल करेंगे तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू आ जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य चला गया, 4 से 640 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 160 बार में, यानी कि यहाँ पर से आपके 1% का वैल्यू कितना आ गया 160 रुपये। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर 1% का वैल्यू 160 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16,000। तो मूलधन कितना था 16,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी के बी मान ज्ञात करें जिनके लिए दिया गया समीकरण निकाय के अनंत हल हो। तो मैंने जो है यहाँ पर जो है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है एक आपके क्वेश्चन आए थे कुछ पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि जब दो लाइन, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ तीनों लाइन, कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर होते, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो कितने सॉल्यूशन बनाते हैं, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, यानी कि अनंत हल बनाते हैं। और इसका जो है अगर अनंत हल बना रहा है तो इसे जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि A1/A2 बराबर आपका क्या हो जाता है B1/B2 बराबर आपके क्या हो जाते हैं C1/C2 होते हैं। लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तब जो है कितने सॉल्यूशन बनाते हैं, तो 1 सॉल्यूशन बनाते हैं। कितने सॉल्यूशन बनाते हैं, 1 सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन बनाते हैं जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होते हैं, लेकिन जब इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो है इस क्वेश्चन के लिए ये जरूरी है, लेकिन आपसे इंटरसेक्ट का भी पूछ सकता है या फिर पैरेलल लाइन का भी पूछ सकता है, तो मैं वो दोनों भी आपको बता दे रहा हूँ। तो जब दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन बनाएंगे, 1 सॉल्यूशन। लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल, यानी कि समानांतर जब रहेंगे तो कितने सॉल्यूशन बनाएंगे, 0 सॉल्यूशन बनाएंगे। कितने सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, लेकिन हमें इस प्रश्न को बनाने के लिए ये चाहिए। तो क्या करना है, A1/A2, तो A1 कितना है 2, दूसरे वाले इक्वेशन में A2 कितना है 4 बराबर B1 आपका यहाँ पर से कितना है माइनस, आपका A-4 है, यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा A-4 बटा A-1 बराबर C1/C2 कितना है 2B+1 और 5B-1, तो 2B+1 बाई आपका क्या हो जाएगा 5B-1। तो पहले जो है ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हल करेंगे। यहाँ पर इन दोनों के हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो हल करेंगे, ये आपका ए है, तो 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा A-1 बराबर 2A-8। हल करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर से 7। अब क्या करेंगे, ये दोनों का हल करेंगे बी का वैल्यू निकालने के लिए। तो क्रॉस गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5B-1 बराबर 2 से गुना करेंगे तो 4B प्लस कितना हो जाएगा 2, 5B में से 4B जाएगा तो कितना बचेगा B, और उधर जाएगा 1 तो प्लस 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि B का वैल्यू कितना आ गया 3। तो A का वैल्यू 7, B का वैल्यू 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 12/13 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा जो है किसका वैल्यू होता है, sin 2 थीटा का वैल्यू होता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, तो cos 2 थीटा का वैल्यू होता है।
बराबर आपका साइन 2 थीटा बटा कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan 2 थीटा लिख सकते हैं। tan 2 थीटा का आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस आपका क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है। तो आप क्या करना है, इस पर वैल्यू tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे हम लोग, 2 इंटू tan थीटा कितना है 12/13 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 दूनी 24/13 बटा 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/169। 13 ये 169, 13 से 169 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 13 बार में। 13 ऊपर 24 से गुना होगा तो आपका कितना हो जाएगा 240 और 72, तो 60 और 12 यानी कि 300 कितना हो जाएगा 12 बटा कितना हो जाएगा 25। ये आपका क्या हो गया, हल करने पर इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेंगे। फिर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उसे क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इन चारों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका तो सबसे बड़ी संख्या 15, उससे छोटी संख्या 12, तो 3 तो आ गया यानी कि 4। तो यहाँ पर से आपका 3 आ गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 3 एक और आपका हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो पहले ही, तो 15 चौक 60, 3 आपका कितना हो जाएगा 180 के आ गए। इन चारों संख्याओं की एलसीएम आ गई यानी कि लघुत्तम। अब हम लोग जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 999 यानी कि 3 बार ना, उसे क्या करेंगे 180 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे 999 से माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 18×5 = 90 यानी कि 900। तो रिमाइंडर कितना आया 99 यानी कि 999 में 99 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 900 आएगा। यानी कि ये 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो इन चारों से क्या होती है विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 588 का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो फैक्टराइजेशन फैक्टर जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका यहाँ पर से 7 8 56 7 चौक 28, 7 8 56 7 चौक 28, तो 42 आपका कितना हो जाता है 42 दूनी 84, यानी कि यहाँ पर से आपका कितना हो गया 7 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका कितना हो गया 12 सते 84, सॉरी 12 सते 84, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। ये आपका क्या आ गया फैक्टराइजेशन करने पर इतना आ गया। इसमें हमें क्या गुना करना है कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 7 स्क्वायर पहले से तो पूर्ण वर्ग है, 2 स्क्वायर भी आपका पहले से पूर्ण वर्ग है, 3 पर पावर 1 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से खुद से अगर गुना कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष जो है सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर असल में ये जो पूरी है ये असल में क्या है पेड़ है, और टोटल जो है पूरी पेड़ की जो है लंबाई कितनी दी गई है 12 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर से ये जो है क्या हो गया, यहाँ पर से पेड़ क्या हो गया टूट गया। इस पेड़ का जो है यहाँ पर जड़ है, यहाँ पर से पेड़ टूटकर यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो है यहाँ पर से ये पेड़ लग गई है जो ऊपरी वाला बचा हुआ हिस्सा था। तो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या हो जाती है √3 यूनिट, और इधर आपका कितना हो जाएगा 1 यूनिट है। ये √3 है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट होगा। तो यहाँ पर से इन दोनों भुजा की लंबाई यानी कि AC प्लस OC, AC प्लस OC क्या है असल में AB पेड़ की लंबाई के बराबर है। तो टोटल जो यहाँ पर से पेड़ की लंबाई यूनिट में कितना हो जाएगा 2 + √3 क्या हो जाएगी, पेड़ की लंबाई इतना यूनिट है, और जो है मीटर में कितनी दी गई है लंबाई 12 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2
प्लस √3 हो जाएगा। रैशनलाइज कर लेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 माइनस √3। ये आपका क्या आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि कितने ऊंचाई से ये जो है पेड़ टूटा, यानी कि यहाँ में क्या चाहिए, AC की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए, AC की लंबाई चाहिए, यानी कि हमें √3 का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 इंटू 2 माइनस √3 है, तो √3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें √3 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 12 दूनी 24, 24 √3, 24 √3 माइनस 12, 12 तिया 36, यानी कि इतना ऊंचाई से क्या हुआ, इतनी ऊंचाई से जो है पेड़ क्या हो गई, टूट गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर आपसे ये फ्रैक्शन का नंबर दिया गया और आपसे पूछा क्या जा रहा है, लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का LCM यानी कि लघुत्तम लेंगे और नीचे वाली संख्या का HCF यानी कि महत्तम लेंगे। तो ऊपर वाली संख्या का LCM कितना हो जाएगा, 2, 4, 8 और 10 का LCM कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 20 यानी कि 40, 40 का हो जाएगा LCM हो जाएगा 2, 4, 8 और 10 का। और नीचे वाली संख्या का HCF तो 3, 9, 15, 21 का HCF कितना हो जाएगा 3, यानी कि 40/3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, तो उनकी चालों के बीच का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है क्या बोला गया कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 250 किलोमीटर। तो यहाँ पर से मान लीजिए इधर से जो है A वाली ट्रेन चलती है, इधर से B वाली ट्रेन चलती है। तो A वाली ट्रेन जो अपनी शुरुआती बिंदु से कहीं बीच पर जो है कितनी दूरी पर मिलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर मिलता है और कितने दूरी पर मिलता है, अपने स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो B जो है इधर से कितने दूरी पर मिलेगा, टोटल दूरी 250 होता है। तो अगर 130 A के द्वारा कवर कर लिया गया तो B के द्वारा कितना कवर किया होगा, तो 250 माइनस 130 यानी कि 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो दूरी है वही जो दूरी का यहाँ पर अनुपात आएगा वो असल में क्या होगा, उनके चालों का अनुपात होगा। जो उनके दूरी का अनुपात है वो असल में क्या होगा, उनके चालों का अनुपात होगा। तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 0, 0 यहाँ पर से कट जाएगा। तो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, A और B का, यानी कि दोनों जो है रेलगाड़ियों का, तो 13:12 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु जो है 3000 रुपये में खरीदी, यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 3000 का सामान 3600 में बेचा तो लाभ 600 रुपये का। लाभ प्रतिशत क्रयमूल्य पर गणना करेंगे तो क्रयमूल्य कितना है 3000, परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, 600 से 3000 5 बार में चला जाएगा और 5 से 100 20 बार में चला जाएगा। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन 0.04 मीटर क्यूब है तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए कि सेंटीमीटर में कितना है। तो यहाँ पर जो है तालाब कैसा है, घनाकार है, यानी कि घनाकार है। तो घनाकार के आयतन का फार्मूला कितना, आयतन का फार्मूला क्या होता है घनाकार का, यानी कि घनाभ का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ यानी कि लंबाई कितनी दी गई है 80 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 50 मीटर। हाइट यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, हाइट यहाँ पर हम लोग वो मानेंगे जो जल स्तर में हुई वृद्धि है, उसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हाइट मानेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, एक आदमी द्वारा इतना पानी विस्थापित किया जाता है, यानी कि इतना आयतन का पानी विस्थापित किया जाता है। तो टोटल जो है 500 व्यक्तियों द्वारा कितने आयतन का विस्थापित कर लिया जाएगा, तो इंटू कर देंगे तो आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ये दोनों वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हल करेंगे, आपका एच का वैल्यू आ जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, 2 0 2 0 चला गया। 5 चौक कितना होता है 20, 5 चौक 20, 20 चौक कितना हो जाएगा 80। तो एच बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 1/200 आ जाएगा। लेकिन हमें जो
यहाँ पर से एच का मान चाहिए, यानी कि जल स्तर में हुई वृद्धि वो जो चाहिए उस किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सब हम लोगों ने किस में गणना किया, मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 चला गया, यानी कि 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर के क्या हो गई, जल स्तर में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्कूल, यानी कि अलग अलग जो है सेक्शन में, यानी कि एक जो है स्कूल है उनमें जो अलग अलग सेक्शन में क्या दिए गए हैं, छात्रों की यहाँ पर संख्या दी गई है अलग अलग सेक्शन में। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। तो सबसे बेहतर होगा कि बाई ऑप्शन इसे हम लोग बना लेंगे। तो दूसरा में जो है कितनी है, छात्रों की संख्या 30 है, और आपकी 5वीं में कितनी है, 70 है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:7 होना चाहिए, कितना है, 1:3, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन में 3 और 5वां सेक्शन है, तो तीसरा सेक्शन का आपका कितना है, 20 स्टूडेंट है, इसमें कितना है, 70 है। तो 20 और 70 का तो अनुपात आपका कितना हो जाता है, 2:7 चाहिए, 1:3, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा सेक्शन और पहला सेक्शन, तीसरा सेक्शन में कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, और पहले सेक्शन में 60 स्टूडेंट है। अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3, यही तो हमें चाहिए था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन के तुलना के ठीक 2 गुना है। ठीक जो है किससे कितना गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे, यहाँ पर चौथे वाले में जो है टोटल कितने छात्र हैं, ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे। तो चौथे वाले में कितने छात्र हैं, 40 का कहीं कोई आधा छात्र है, इससे आधा कहीं छात्र है, तो 20, यहाँ पर 20 है, यानी कि ये क्या है, 20 से 2 गुना हो रहा है चौथा वाला सेक्शन में, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। वैसे तो आपका यही आंसर होगा, बाकी भी आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना है, दूसरे में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 30 है, तो 30 का आधा कहीं तो 15 है नहीं, यानी कि ये नहीं हो सकता। 5वां में आपका ये कितना है, 70 का आधा कहीं 35 नहीं है, नहीं होगा। तीसरा में आपका ये 20 है, 20 का आधा 10 कहीं नहीं है, ये नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर जो है ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शन में छात्रों की औसत संख्या और 3 सबसे कम वाले संख्या वाले जो है सेक्शन में छात्रों की औसत संख्या का अंतर कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक वाले कौन कौन है, 60 है, 70 है, यहाँ पर 50 है। तो योग कितना हो जाएगा, 7 6 13 5 18, यानी कि टोटल जो है अधिक वाले कितने, 180। टोटल कितने सेक्शन में, 3 सेक्शन में, क्योंकि औसत चाहिए। फिर जो है आपका न्यूनतम वाले कितने है आपके यहाँ पर, 30 है, 20 है, 40 है। तो 40 30 70 अब 20 आपका कितना हो जाएगा, 90। औसत चाहिए, 3 से डिवाइड करेंगे। अंतर चाहिए औसत का, तो आपका कितना आ जाएगा, 3, 180 - 90 तो 90, 3 से काटेंगे 90 तो 30, यानी कि औसत का अंतर कितना है, 30। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ग्राफ से में यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शन की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है। तो टोटल जो है अधिक वाले पिछले वाले जो है, सबसे पहले क्या करना, हमें योग निकालना है। तो योग जो आपका कितना हो जाएगा, अधिक वाले 180 थे पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ने पर आया था, और न्यूनतम वाले 90 थे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 270 स्टूडेंट है। इनका औसत कितना हो जाएगा, तो टोटल 6 सेक्शन है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 पचे 30, यानी कि 45 क्या है, 45 स्टूडेंट प्रत्येक सेक्शन के औसत है। तो ये जो है किन 2 सेक्शनों के बीच की ये संख्या आएगी, 4 और 5। तो 4 में आपका कितना है, 40 है, यहाँ कितना है, 70 है, बीच में तो नहीं आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। 1 और 3 में ये भी बीच में नहीं आ रहा है, ये 60 है, ये 20 है, बीच में तो 45 नहीं आएगा, ये गलत है। 4 और 6 चेक करेंगे तो 4 में कितना है, 40, और 6 में कितना है आपका, 50। तो 40 और 50 के बीच में क्या आएगा, 45 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।